वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आशा है आप सभी की छुट्टियां बहुत अच्छे से गुजरी होंगी। अब क्योंकि आपके स्कूल अभी दोबारा रीओपन नहीं हुए हैं तो हमें दोबारा से यूट्यूब के माध्यम से ही पढ़ना होगा। तो यहाँ मैं आपका तीसरा जो पार्ट है, 2 पार्ट आपके पहले हम करा चुके हैं यूटी 1 के लिए, जो आपका 3rd चैप्टर है हिंदी 2 का मुकदमा हवा पानी का। इस पार्ट के बारे में मैं बात करूँगी और मैं ये कामना करती हूँ कि आप सभी ने अपना पिछला काम कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आपको उसको करना अनिवार्य है, क्योंकि उसी के आधार पर आपको आगे के जो नंबर हैं, जो आपका समीक्षा है आपकी पढ़ाई की, वो की जाएगी। तो कृपया आप अपना काम समय से पूरा रखें। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट में जो पर्यावरण की दुर्दशा होती जा रही है, और वो दुर्दशा के लिए, उस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कौन है? मनुष्य। तो मनुष्य के कारण प्रकृति को क्या नुकसान पहुंच रहा है और क्या हालात उससे पैदा हो रहे हैं पर्यावरण में, उसके बारे में बात की गई है। इस पार्ट को लिखा है गोविंद शर्मा जी ने, और ये एक नाटक के माध्यम से दर्शाया गया है इस पाठ को। और नाटक में जो हवा और पानी है उनका मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण यानी उन्हें एक मानव के तौर पे दिखाया गया है। सभी को पता है कि हवा और पानी कोई मनुष्य नहीं है, लेकिन उनको क्या पीड़ा हो रही है, वो किस प्रकार से दूषित हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, उसको समझाया गया है यहाँ पर। तो ये जो पाठ है आपका, इस पाठ के अंदर आपको क्या करना है? इस पाठ में आपको, तो इस पाठ के जो पात्र हैं वो आपके दिए गए हैं आपकी किताबों में। और मैं ये सोचती हूँ कि अभी तक आपने अपनी किताबें और आपकी जो कॉपीज़ हैं वो ले ली होंगी। तो अच्छी बात है अगर आपने ले ली हैं, क्योंकि आपको हाफ ईयरली के लिए सेपरेट कॉपी बनानी है। उसको छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत सिलेबस है आपका। तो अच्छी सी एक कॉपी बना लीजिएगा। डबल लाइंस कॉपी ही बनाइएगा, क्योंकि आप अभी क्लास 5 में हैं, 5वीं कक्षा में हैं, तो अभी आपको डबल लाइंस में ही लिखना है और पेन से ही लिखना है। आप चाहो तो प्रश्नों को ब्लैक पेन से लिख सकते हो और आपके आंसर्स आप ब्लू पेन से लिखोगे। तो शुरू करते हैं इस पार्ट को। इसमें आपके पात्र दिए गए हैं। सबसे पहले है महाराज, फिर है हवा और पानी, जो कि 2 बच्चों के द्वारा ये भूमिका निभाई गई है, हवा और पानी की। उसके बाद एक पात्र है मंत्री, और उसके अलावा कुछ लोग। जैसे मुकदमा चलता है तो पूरी एक सभा होती है, उसी प्रकार यहाँ पर भी इस पाठ में दिखाया गया है। तो मैं पढ़ती जाऊंगी, आपको समझाती जाऊंगी, क्योंकि आप अपनी कक्षा के अंदर नहीं है, क्लास में होते तो आप ज़्यादा अच्छे से इसको समझते, बट यहाँ मुझे खुद ही पढ़ना पड़ेगा और मैं खुद ही आपको समझाऊंगी। तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगी अच्छे से समझाने की, कुछ ऐसा हो तो इसके अंदर। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है महाराज का दरबार। महाराज सिंहासन पर बैठे हैं, एक तरफ मंत्री और दरबारीगण बैठे हैं, सामने अन्य लोग बैठे हैं। जैसे होता है, राजा सामने बैठे होते हैं कुर्सी पर अपने दरबार के अंदर, उनके आसपास मंत्री होते हैं, फिर आगे कुछ जनता होती है, लोग होते हैं। ऐसा ही एक सीन क्रिएट किया गया है, यहाँ पर भी दिखाया गया है। तो सबसे पहले महाराज। मंत्री जी, शिकायत करने वाले लोग आ गए हैं? मंत्री खड़े होते हुए, हाँ महाराज। महाराज कहते हैं, जिनके बारे में शिकायत आई है, क्या उन लोगों को भी यहाँ बुला लिया गया है? मंत्री, हाँ महाराज, आज सब शिकायतें हवा और पानी के बारे में हैं। वे पास के कमरे में बैठे हैं। अच्छा, यहाँ पर महाराज और मंत्री के बीच में बातें हो रही हैं, और वो पूछ रहे हैं अपने मंत्री से कि जिनके खिलाफ मुकदमा चलना है, क्या वो लोग यहाँ आ गए हैं? तो मंत्री जी कहते हैं, हाँ सब लोग आ गए हैं, और जो मुकदमा है वो हवा और पानी के ऊपर चलेगा। फिर महाराज कहते हैं, ठीक है, मुकदमे की कार्यवाही शुरू करें, पहले पानी को बुलाया जाए। मंत्री इशारा करते हैं। भीगे कपड़े पहने एक लड़का हाजिर होता है। उसके कपड़ों के भीतर चिपे टेप रिकॉर्डर से पानी के बहने की कल कल आवाज सुनाई देती है। क्योंकि एक नाटक है तो पानी है, तो कोई सागर तो वहां पर आएगा नहीं, तो एक बच्चे को
भीगे हुए कपड़े पहना रखे हैं जिससे ये लगे कि ये पानी है। और जब वो आ रहा है मुकदमे के लिए तो वहाँ पर कल कल की आवाज़ पीछे से टेप रिकॉर्डर से चलाई जा रही है जिससे लगे कि हाँ सच में पानी का रोल वो निभा रहा है। उसके बाद वो आ जाता है पानी महाराज के सामने और आकर बोलता है महाराज की जय हो। फिर महाराज कहते हैं पानी, तुमने इन लोगों को तुमसे इन लोगों को शिकायत है। यदि शिकायत सच साबित हो गई तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। अच्छा, पानी के ऊपर लोगों ने, जो मनुष्य है उसने आरोप लगाया है कि ये जो पानी है उसकी वजह से मनुष्यों को कितना नुकसान सहना पड़ रहा है। तो जब महाराज उस पानी से कह रहे हैं तो पानी बोलता है महाराज, मुझे नहीं मालूम कि ये लोग मुझसे क्यों नाराज हैं। मैं एकदम निर्मल हूँ महाराज। और जब पानी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है तो अपनी सफाई में पानी कहता है कि मैं एकदम पवित्र हूँ। निर्मल यानी पवित्र। पता नहीं लोग मुझसे क्यों परेशान हैं, क्यों नाराज हैं। उसके बाद मंत्री कहते हैं महाराज, लोगों की पहली शिकायत यही है कि पानी अब निर्मल नहीं रहा। नदियों और नहरों में बहते समय गंदगी और बीमारियां अपने साथ बहाकर सब जगह पहुंचा देता है। अच्छा, अब ये आरोप बताए जा रहे हैं कि उसके ऊपर क्या क्या आरोप लोगों ने लगाए हैं, क्या क्या शिकायतें उन्होंने की है। तो सबसे पहली शिकायत यही है कि जो पानी है वो निर्मल नहीं रहा। निर्मल होता है स्वच्छ, है ना, जिसमें कोई मल ना हो, गंदगी ना हो। तो लोगों ने क्या बोला कि पानी पहले की तरह स्वच्छ नहीं रहा, साफ नहीं रहा। अब जब वो बहता है नदी में तो क्या करता है, गंदगी और बीमारी लेकर आता है। क्योंकि अगर गंदा पानी आप पियोगे तो आप बीमार हो जाओगे। तो लोगों ने कहा है कि वो नदियों में जो पानी आता है वो गंदा होता है और उससे पीने से क्या हो रहा है कि लोग बीमार हो रहे हैं। तो जब ये आरोप सुनता है पानी तो वो क्या कहता है, महाराज, ये लोग पहले की तरह पानी की रखवाली नहीं करते हैं। पशुओं को तालाब के भीतर तैरने देते हैं। पशु अपनी गंदगी तालाब में छोड़ देते हैं। गांव की दूसरी गंदगी भी तालाब में फेंक दी जाती है। नदियों में कारखानों की गंदगी व शहर के गंदे नाले का पानी छोड़ा जाता है। महाराज, मैं अपने आप गंदा नहीं होता। जब आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाता है तो आप क्या करते हो, अपनी सफाई में अपना पक्ष रखते हो। तो वैसे ही पानी ने यहाँ कहा कि क्यों वो गंदा हो रहा है। उसका कारण बताया पानी ने कि मैं अपनी वजह से गंदा नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि मैं गंदा हूँ पहले से ही, इन लोगों ने मुझे गंदा किया। कैसे किया कि अपने जो पशु हैं उनको तालाब में ऐसे ही वो छोड़ देते हैं नहाने के लिए, और वो जो अपनी गंदगी है, मल मूत्र जो होता है, उसको उस तालाब में ही छोड़ देते हैं, जिससे वो पानी जो है वो गंदा हो जाता है। और क्या होता है कि गांव की दूसरी गंदगी भी तालाब में, जैसे नालियां हैं या किसी ने कचरा है, वो भी वो तालाब में ही फेंक देते हैं लोग। तो ये भी कारण है उस पानी के गंदे होने का। उसके बाद नदियों में जो होता है, कारखाने कारखाने यानी फैक्ट्रीज, जहाँ सामान बनाया जाता है, उसकी गंदगी भी, शहर के गंदे नाले की भी गंदगी वो है जो वो भी नदियों में ही जा रही है। तो इन कारणों से मैं गंदा हुआ हूँ, मैं पहले से गंदा नहीं था, है ना। तो मेरा गंदा होने का कारण ये लोग ही हैं जिन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं। उसके बाद महाराज कहते हैं भाइयों, आपके पास इसका क्या जवाब है। फिर लोग आपस में फुसफुसाकर बातें करते हैं। फिर उनमें से एक बोलता है, अच्छा, यहाँ पर जब उनसे पूछा जाता है कि ये जो पानी ने तुम्हें बताई है ये बातें, आपके पास कोई जवाब है कि ये गलत है इस चीज़ में, अगर आपको लगता है तो आप अपना पक्ष रखो। तो लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि हम अपना पक्ष कैसे रखें। तो एक आदमी कहता है, महाराज, ये तो मान लिया, पर कहीं बरसना कहीं नहीं बरसना, यह तो इस पानी की मनमानी है। अब उन्होंने सोचा कि यहाँ तो गलती हमारी है, तो हम यहाँ पानी को झूठा नहीं साबित कर सकते। उन्होंने दूसरा पक्ष रखते हैं। फिर वो लोग कहते हैं कि चलो ये मान लिया यहाँ हमने गंदा किया, लेकिन बारिश ये अपनी मन मर्जी से होती है। जो पानी है अपनी मर्जी से बरसता है कि मुझे यहाँ बरसना है, यहाँ नहीं। तो ये मनमानी ना करे वो, उससे हमें परेशानी होती है। तो पानी कहता है, नहीं महाराज, मुझ पानी की मर्जी कहाँ चलती है। जिधर ढलान हो, जहाँ का माहौल अनुकूल हो, वहाँ मुझे जाना ही पड़ता है ना। उसके बाद पानी अपना पक्ष रख रहा है कि वो ऐसा क्यों करता है। इन लोगों ने पहाड़ियों को
काट कर वहाँ मैदान बना दिए हैं, वन नष्ट कर दिए हैं। ऐसी जगह बरसात कैसे हो सकती है? वर्षा ना होने के लिए भी यही लोग जिम्मेदार हैं। अब वो बता रहा है कि इन लोगों ने क्या किया, सारे पेड़ काट दिए, हर जगह समतल मैदान ज़मीन बना दी, तो उसका जो ढलान है वो बिगड़ गया, उसका संतुलन खराब हो गया, जिसकी वजह से जो वर्षा है वो नहीं होती, क्योंकि जहाँ ज़्यादा वन होंगे, पहाड़ होंगे, उधर वर्षा जो है वो ज़्यादा हरियाली में होती है। तो इसके लिए भी ये लोग ही जिम्मेदार हैं। फिर दूसरा व्यक्ति बोलता है कि अधिक वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? अब उन्होंने ये मान लिया, चलो हमने पेड़ काट दिए, लेकिन ज़्यादा वर्षा जब होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो पानी अपना पक्ष रखता है, जो बादल बना है वह तो बरसेगा ही। फिर जहाँ वर्षा का पानी बहना चाहिए, जहाँ नदी बहनी चाहिए, जहाँ मेरे सुस्ताने की पुरानी जगह होगी, वहाँ तो मैं जाऊंगा ही। लोगों ने ऐसी जगहों पर घर बना लिए हैं, ऐसे घर तो डूबेंगे ही। मैं इनकी बनाई गलियों नालियों में घूमता रहूं, यह कैसे संभव है? अब ये कहने का मतलब है कि जिस जगह पे प्रकृति का निवास होना चाहिए वहाँ लोगों ने अपने घर बना लिए। अब जो जगह पानी की, नदियों की, पेड़ों की होनी चाहिए, वहाँ लोगों ने क्या किया, ईंट से, पत्थरों से अपने घर बना लिए और सड़कों पर नालियाँ बना दी। तो ये संभव नहीं है कि जो बारिश हो, जो बादल बना है वो जब बरसेगा तो उन नालियों में ही बारिश हो, ऐसा संभव नहीं है। जो जगह प्रकृति की है, अगर वहाँ मनुष्य रहेगा तो वो डूबेगा ही, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो फिर लोग आपस में बात करने लगते हैं कि हमारा पक्ष कमज़ोर पड़ता जा रहा है, यहाँ पर हम कैसे अपने आप को सही साबित करें। फिर तीसरा व्यक्ति बोलता है, महाराज, हमारा गांव सदियों से ऊंची जगह पर बसा हुआ है, हमने नीची जगहों पर कोई घर नहीं बनाया है, फिर भी इस बार हमारा गांव बाढ़ का शिकार हुआ है। महाराज, पानी आंख मूंद कर चलता है। अब तीसरा व्यक्ति बोल रहा है कि चलो मान लिया कि हम नीची जगह पर हैं तो हम डूब जाएंगे, लेकिन जब हमने ऊंची जगह पर अपना घर बनाया फिर भी हमारे यहाँ बाढ़ आई गांव में, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? फिर पानी बोलता है, नहीं महाराज, मैं देख कर चलता हूँ, तभी तो ढलान की तरफ जाता हूँ, कभी ऊंची जगह पर चढ़ने की कोशिश नहीं करता। ये लोग जानते हैं कि इनके गांव के पास एक पहाड़ है, पहले उस पर बहुत से वृक्ष होते थे। पहाड़ से उतरते समय मैं वृक्षों के बीच में से होकर आता था और सीधे पानी के रास्ते यानी नदी नालों में बहता था। अब लोगों ने पहाड़ से पेड़ वृक्ष साफ कर दिए हैं, इसलिए मैं वहां से उतरता नहीं बल्कि लुढ़कता हुआ नीचे आता हूँ। मुझे खुद पता नहीं चलता कि नीचे मैं कहाँ गिरूंगा। इसके लिए भी लोग जिम्मेदार उसने बताए, क्योंकि लोगों ने पेड़ों को काट दिया, जिससे जो ढलान है, जो उसके बीच में रुकावटें थी, वो पेड़ वो अब रुकावट नहीं रही। तो जब वो बहता है तो वो बहता नहीं है, ऐसा लगता है कि उसको कोई ज़बरदस्ती धक्का दे रहा है, लुढ़क रहा है। तो वो लुढ़कते हुए उधर किधर जाता है उसको नहीं पता चलता, जिधर ढलान उसको मिलता है उधर को वो गिर जाता है। फिर महाराज बोलते हैं, और कोई शिकायत? क्योंकि जितनी भी शिकायतें उस पानी पर लगाई गई सारी झूठी साबित हुई अभी तक। फिर महाराज बोलते हैं, इसके अलावा अगर तुम्हारी कोई शिकायत है तो उसके बारे में आप बताइए। फिर महाराज बोलते हैं, तुम्हारी चुप्पी इस बात की गवाह है कि तुमने भी इन कारणों को मान लिया है। तुम्हारा भला इसी में है कि अपनी गलतियां सुधारो और पानी को निर्मल तथा उपयोगी रहने दो। अच्छा, यहाँ जो गुनहगार साबित हुआ वो खुद इंसान हुए, क्योंकि इंसानों की गलतियों के कारण ही वो आज उसका नतीजा भुगत रहे हैं। जो गलतियां इंसान ने की उसकी ही सज़ा उनको दी जा रही है। अच्छा, यहाँ पर जो पानी पर आरोप लगे वो खत्म हो गए, और इसमें जीत किसकी हुई? पानी की। हारा कौन? मनुष्य, क्योंकि सारी गलती मनुष्य की थी, जिसकी वजह से पानी जो है वो गंदा और दूषित हो रहा था। अच्छा, ये आपका पहला दृश्य था। पहले दृश्य में मैंने आपको पात्र सारे बता दिए थे और पहले दृश्य में पानी के ऊपर आरोप लगे थे। उसके बाद जो आपका दूसरा दृश्य होगा उस पर हवा पर आरोप लगेंगे, क्योंकि आरोप जो लगा था वो हवा और पानी पर लगा था। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ मैं इतना समझाऊंगी आपको। अगली वीडियो जो होगी उसमें दूसरा दृश्य मैं आपको समझाऊंगी, और इस पाठ के अंदर जो आपको प्रश्न उत्तर या कुछ अभ्यास कार्य जो भी करना होगा आपकी कॉपी में, उसके बारे में मैं समझाऊंगी।
आज का जो आपका होमवर्क है वो आपको करना है अपनी कॉपी के अंदर शब्दार्थ जो इस किताब में दिए गए हैं, पेज नंबर 29 पर दिए गए हैं। आपके पास बुक नहीं है तो आप स्कूल वेबसाइट से भी चेक कर सकते हो, वहाँ सिलेबस आपका अपलोडेड है। तो आप शब्दार्थ करोगे। आज के लिए आपका ये होमवर्क है और जब ये पूरा पार्ट मैं करा दूंगी आपको तो आप इसके कठिन शब्द अपने आप इसमें ढूंढ कर करोगे। आज के लिए बस इतना ही। अपना काम समय से पूरा कीजिए और पढ़ाई पे ध्यान कीजिए, क्योंकि पता नहीं है